Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये नया चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन शॉर्ट इसको EMI भी कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आप कहना चाहें। अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह जो भी है, अब ये देखा गया कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर मान लो कि आपने एक लूप रख दिया और इस लूप पे करंट आई फ्लो हो रही है। अब करंट आई फ्लो होगी तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, m वेक्टर इज I इंटू ए, और इसके हिसाब से इस पे टॉर्क लगता है, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b, और ये टॉर्क रेस्पॉन्सिबल है इस लूप के रोटेशन के लिए, इससे ये लूप रोटेट करता है इसमें। तो इससे हमारे दिमाग में एक तो कंसेप्ट आया मोटर का, कि क्या हम ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिससे आप उसमें करंट सप्लाई करें इस प्रकार से और वो फिर उसमें रोटेट करता जाए। ठीक है, तो वो भी हम बाद में बात करेंगे कि करंट अगर DC करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा और AC करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो कि अगर इसमें एक करंट फ्लो करती है तो इस पर एक टॉर्क लगता है और ये जो लूप है ये रोटेट करता है। अब इसके वाइस वर्सा ये भी क्वेश्चन उठा कि क्या इसको रोटेट करवा के करंट जनरेट की जा सकती है क्या, इसको रोटेट करवा के या फिर कुछ भी करके क्या करंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि करंट अगर फ्लो करवा रहे हैं तो रोटेट कर रहा है, तो क्या रोटेट करवा के करंट फ्लो करवा सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार की जद्दोजहद से निकलते हुए हमारे सामने एक नया चैप्टर या नया प्रिंसिपल आया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं उस पे। दो साइंटिस्ट थे, एक था फैराडे और एक था लेंज। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं अपन। सबसे पहले फैराडे ने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया कुछ ऐसा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में उसने एक लूप रखा, सिंपल एक लूप। तो ये लूप उसने रख दिया इसमें, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर जो जो डेफिनेशंस हैं वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, बी कांस्टेंट। तो देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और अंदर आपने लूप रख दिया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुई। अब उसने कुछ कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, उसने लूप को इस डायरेक्शन में ऐसे चलाना शुरू किया तो भी कोई करंट फ्लो नहीं हुई। उसके बाद उसने इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में यही लूप, अब हुआ यूं कि जैसे ये लूप था और इसके साथ ही इसने क्या एक अमीटर यहाँ पे अटैच कर रखा था, और अमीटर इसलिए ताकि वो करंट मेजर कर सके। इस बार उसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं था, बल्कि बी जो था वो वेरिएबल था। अब वेरिएबल का ख्याल कैसे आया, तो उसने जब ये पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दो और लूप रख दो, कोई करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जब उसने घर जाते वक्त इस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया तो यहाँ जो एमीटर लगा था
यहाँ पे, तो उस एमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आया। तो एमीटर आपको पता है आवाज करता है थोड़ी सी कटन कटन, तो बंद किया तब नीडल में डिफ्लेक्शन आया, चालू किया तब नीडल में डिफ्लेक्शन आया। तो उसने सोचा कि जीरो से लेके आप जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी लगा रहे हो उतने तक इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हुई होगी। देन ही थॉट कि अगर हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है। देन ही ट्राइड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और लूप को अंदर रखा। इस बार करंट जीरो नहीं थी, अब कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो हो रही थी। तो एक बात तो ये तय हो गई कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप लूप रखते हैं तो उसमें कुछ करंट फ्लो होगी। इसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने इसमें करंट को इंड्यूस करवाया। अच्छा, उसके बाद उसने और एक्सपेरिमेंट किए। इस बार उसने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा और इस जो ये आपकी रिंग थी और यहां पर एमीटर था, इस रिंग की रेडियस को इंक्रीज किया, या फिर जो इसका एरिया था रिंग का, इस बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन एरिया ऑफ रिंग इज वेरिएबल। तो जैसे ही एरिया को इसने चेंज किया तो करंट फ्लो हुआ, मतलब यहां पर फिर से करंट जीरो नहीं था। मतलब अब उस वो ये बात समझ चुका था कि एक तो वेरिएबल बी, वेरिएबल एरिया, इन दो करंट फ्लो होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट एरिया से नहीं होगा। या तो आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ या फिर एरिया को वेरिएबल करो। अच्छा, तीसरा और इसने इसमें ही कंसेप्ट लगाया वो ये था कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में उसने इस लूप को रखा और उसके बाद इस लूप को इसने यहां से रोटेट करवाया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इस बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, एरिया भी कांस्टेंट था, बट अब ये रोटेट कर रहा था इस प्रकार से तो भी करंट फ्लो हुआ, मतलब यहां भी करंट जीरो नहीं था। तो तीन चीजें आई, कौन कौन सी? एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया और तीसरा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अगर इन तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल हुआ, जैसे पहले वाले में ए कांस्टेंट था एंगल, अब एंगल कैसे, मतलब ये जैसे रिंग है तो इसका एरिया अंदर की तरफ ले लो आप या बाहर की तरफ ले लो, जिधर लेना है। तो वो एरिया और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, जैसे अगर रिंग यहाँ पर होगी, एरिया वेक्टर इधर होगा, तो एंगल अब 90 है और जब घूम के और आगे जाएगा तो चेंज होता रहेगा। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे या एरिया वेरी करे या फिर एंगल जो है दोनों के बीच में वो वेरी करे तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, और इससे उसने एक नई टर्म डेवलप की, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो आइडिया था ही, उसने फिर से यहां पर नई चीज टर्म की और वो था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब किसी भी एरिया से पास होने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through
एन एरिया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स था और इसको फाई से डिनोट किया गया। जब दोनों को अलग अलग करना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो यहाँ पर हम फाई एम भी लिख देते हैं। लेकिन आप मैग्नेटिक इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो केवल फाई लिखोगे तब भी सामने वाला समझ जाएगा। और फाई की मैथमेटिकल डेफिनेशन उसने दी कि फाई इज बी डॉट ए। फाई इज स्केलर क्वांटिटी और इसकी वैल्यू क्या है, बी डॉट ए। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थी ई डॉट एरिया, और अगर छोटा एरिया होता है तो ई डॉट डी एस, छोटा सा एरिया। वैसे ही फाई इज बी डॉट डी एस कह लो या फिर बी डॉट एरिया कह लो। अगर मैग्नेटिक वेरिएबल है तो बी डॉट डी एस और कांस्टेंट है तो बी डॉट ए। वेरिएबल है तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ बी डॉट ए इज बी ए cos theta, okay, so this is magnetic flux। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर, कॉस की कोई यूनिट नहीं होती। और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला कि current flows when magnetic flux changes। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या चेंज हो सकता है, बी चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, या फिर थीटा चेंज हो सकता है, या कोई दो चेंज हो सकते हैं, या फिर तीनों ही चेंज हो सकते हैं। कोई एक भी चेंज हुआ इनमें से तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब चलते हैं अपने पहले ही बात पे, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर फील्ड लाइंस कांस्टेंट थी, यहाँ से मान लो ये तीन फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो टाइम के थ्रू द टाइम ये तीन ही फील्ड लाइन पास हो रही थी, एरिया भी कांस्टेंट था। तो यहाँ पर तीन फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट था, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें करंट क्या रहेगा, जीरो, सॉरी करंट विल बी जीरो। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो अभी इतनी लाइन्स हैं, अभी दो है, उसके बाद यहाँ पर तीन लाइन्स आ जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो कम हो जाएगी। तो फील्ड लाइन्स अगर घट रही है, कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तीसरे में इसने एरिया को बढ़ाया, एरिया बढ़ाया तो अभी एक फील्ड लाइन्स थी, फिर जब ये रिंग यहाँ आ जाएगी तो और फील्ड लाइन्स आ जाएंगी, फिर यहाँ आएगी तो और ज्यादा फील्ड लाइन्स इसके अंदर से पास करने लगेगी, तब भी करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और चौथे के अंदर आप देख सकते हैं कि जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तो अभी सारी फील्ड लाइंस पास हो रही है, और जब 90 डिग्री पे आ जाएंगे दोनों तब कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। तो एक तरफ सारी है, फिर कोई नहीं, फिर सारी, फिर कोई नहीं, तो यहाँ पर फील्ड लाइन चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना मतलब करंट का फ्लो होना, ठीक है। So current flows when magnetic flux changes। अब जब भी कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस लूप में करंट फ्लो होगा। अब यहां पर दो एस्पेक्ट आते हैं हमारे सामने कि करंट जो फ्लो होगा, पहली बात कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरी बात कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी।
ठीक है, अब दोनों एस्पेक्ट को हम देखते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इस करंट को भी इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं लेंज लॉ को। कौन से लॉ को? लेंज लॉ। अब लेंज ने क्या कहा कि जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और इसमें ये एक लूप रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और वो सपोज इंक्रीज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस लूप में अंदर की तरफ फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है। तो लेंज ने कहा दैट करंट विल फ्लो in such a way that it will destroy the cause of its birth। सिंपल सी भाषा में कि करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वह उसे ही खत्म करना चाहेगा जिसने उसे पैदा किया है, उसे ही खत्म करेगा जिसने उसे पैदा किया है। अब यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो करंट तो फ्लो होगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, एरिया वेरिएबल हो, या फिर थीटा वेरिएबल हो, तो करंट फ्लो होगा। अब किधर फ्लो होगा? तो लेंज ने कहा कि उसे ही खत्म करेगा जिसने इसे पैदा किया। अब यहां पर आप मुझे बताएं कि करंट को किसने पैदा किया? क्या मैग्नेटिक फील्ड ने पैदा किया? क्या इस रिंग के एरिया ने पैदा किया? या फिर मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएंस ने इसको पैदा किया? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड ने पैदा किया तो ये गलत बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता तो पहले वाले केस में भी करता जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था। एरिया ने पैदा किया यहां पर, ये भी गलत बात है, एरिया यहां पर कांस्टेंट है। तो किसने पैदा किया? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज ने। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने ने इसमें करंट को इंड्यूस किया। अब करंट ऐसे बहेगा कि जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसे घटाए। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा, सुनना ध्यान से, इसमें जो करंट फ्लो होगा उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा, तभी ये जो बढ़ रहा है वो घटेगा। अब अपोज कब करेगा? जब इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड, रिंग में बहने वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। और बाहर कब होगा? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे बहेगा। अगर हम इधर राइट हैंड फिंगर्स को रखें और कर्ल करें तो थंब बाहर की तरफ आता है। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके बढ़ने को खत्म करेगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हुआ तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा और वो इसके बढ़ने को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो सपोर्ट नहीं, वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा इसके कॉजेज को। तो इसमें करंट बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो ये कहा था लेंज ने, और बहुत ही सिंपल सा रूल है कि ये उसे ही खत्म करना चाहता है जिसने इसको पैदा किया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब। लेट्स से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन एंड दिस इज डिक्रीजिंग इन नेचर, और यहाँ पर एक लूप है। क्या हम बता सकते हैं कि किधर, क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे करंट इंड्यूस करेगा? नहीं। एरिया इंड्यूस करेगा? नहीं। कौन इंड्यूस कर रहा है? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का घटना, वो उसे इंड्यूस कर रहा है। तो इसमें करंट ऐसे बहेगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, तभी तो उसको अपोज करेगा। देखो यहाँ जो घट रहा है उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, तो अंदर की तरफ करंट को ये बढ़ाएगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को इसकी करंट बढ़ाएगी। और कब बढ़ाएगी? जब इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी। जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगा कि भाई तू घट मत। इसको क्या करेगा? सपोर्ट नहीं, अपोज करेगा। ये घट रहा था और वो इसको वापस बढ़ाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और ये लूप है। अब आप बता सकते हैं कि करंट किधर फ्लो होगा? करंट किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? बाहर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा कि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को घटाए। इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा तभी बाहर वाला घटेगा। इसका अंदर कब आएगा? जब इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें करंट होगा क्लॉकवाइज। एक और करते हैं इसी पे क्वेश्चन। ये सपोज एक वायर है, इसमें करंट इधर की तरफ आ रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर एक लूप है। अब बताना है कि इस लूप में करंट कैसे इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रीन को पॉज करें और आंसर बताएं। चलिए, पहली बात तो इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो जब भी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो तो आप क्या यूज करोगे? पाम रूल। According to palm rule, you put your right hand thumb in the direction of current and the fingers at the desired point where you have to find out magnetic field. Then the direction of palm will represent the magnetic field. अगर इधर अंगूठा रखें और इधर उंगलियां रखें तो पाम की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और अब करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा कि अंदर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को घटाए। तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर आएगा तभी अंदर घटेगा। तो बाहर आएगा कब? जब इसमें करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज। गॉट माय पॉइंट? और देखते हैं इस पे ही क्वेश्चन। जैसे ये एक लूप है और इस लूप में ऑलरेडी एक करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है और ये करंट इंक्रीज हो रहा है, और इसके बाजू में एक छोटा लूप यहाँ पर है। इसमें बताना है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा। चलिए, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? तो अगर आप इधर अपनी उंगलियां रखें और ऐसे घुमाएं तो थंब बाहर आएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। लेकिन याद करो, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है ये बाहर ऐसे घूम के फिर वापस पीछे से इसके अंदर एंटर होता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा, इसमें बाहर की तरफ होगा। सॉरी, तो इस रिंग के अंदर तो बाहर होगा, लेकिन इसके बाहर अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा क्योंकि इसमें करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है इस रिंग में।
तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो करंट कैसे फ्लो होगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब थोड़ा बार मैग्नेट वाले भी देख लेते हैं। यहां पर लेट से एक ये रिंग है और यहां पर एक बार मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। और अब ये बार मैग्नेट को इधर हमने कुछ वेलोसिटी दे दी है v, और इसको हम देख रहे हैं अपनी आईज को इधर रख के। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस रिंग में करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा इस आई के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, तो यहां से जनरेट होगा और कुछ ऐसे होता है। और भी फील्ड लाइंस होगी, कुछ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके ऐसे भी पास करेगी, यू, ऐसे, ऐसे। तो जैसे जैसे ये अगर आपने इसको इधर वेलोसिटी दी है और ये पास में आएगा, तो अभी जैसे ये फील्ड लाइंस इसमें से पास नहीं हो रही है, और पास में आएगा तो ये भी इससे पास होने लगेगी। तो जैसे ये नजदीक आएगा इस रिंग में फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो गया, फ्लक्स। अब फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, और फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इधर, इस डायरेक्शन में। तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इधर के फ्लक्स को रिड्यूस करे। अब इधर के फ्लक्स को रिड्यूस कब करेगा, जब खुद का मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में आए। और खुद का मैग्नेटिक लेफ्ट में कब आएगा, जब इसमें करंट अगर इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे। ठीक है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, मतलब इसका ये पोर्शन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसके पीछे वाला पोर्शन साउथ पोल की तरह, क्योंकि खुद का मैग्नेटिक फील्ड यहां से जनरेट होगा, घूम के वापस ऐसे आएगा। तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये था लेंज का लॉ, और उसने बता दिया कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे फैराडेज लॉ पे। तो फैराडेज लॉ में सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ी बहुत फ्लक्स की जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और इसमें ये इस प्रकार से लूप रखा हुआ है, एरिया या फिर रेडियस इसकी आर है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो इसमें फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर कांस्टेंट ही है, इस पूरे लूप में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अब बी और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 इज 1। और अगर लेट से कि ये रिंग है रेडियस आर की, और इस रिंग में यहाँ पर ये इतना सा मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ इतने से पोर्शन में, और ये साइड ए है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ।
और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस रिंग का क्या होगा, B इंटू पाई आर स्क्वायर या B इंटू ए स्क्वायर। तो ध्यान रखना फ्लक्स में एरिया जो होता है वो एरिया वही लेंगे जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब अगर आप इसकी बात करो तो इसके रिंग के पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन इस रिंग के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये वाला एरिया हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया ही कंसिडर करेंगे। ये एरिया कितना है, ए स्क्वायर। ओके, इसका फ्लक्स कितना हुआ, बी इंटू ए स्क्वायर। व्हाट माई पॉइंट, जैसे मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो और यहाँ पर रिंग कुछ ऐसी हो, सिर्फ इतना ही पोर्शन अंदर हो, तो इसमें कितना फ्लक्स होगा, b इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधे एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो वही एरिया हम कंसीडर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट फैराडेज लॉ हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से पचा लें आप। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, अच्छा आज का होमवर्क आप लिख लें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें आप एक्सरसाइज 1 और उसमें भी शुरू के कुछ क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से हैं, उनको एक बार के लिए आप छोड़ दें। आपको टिल 40 तक क्वेश्चन करने हैं और उसमें भी एक्सेप्ट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब बार मैग्नेट वाले तो आप कर सकते हो, लेकिन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है उनको आप छोड़ देना अभी के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।